दोस्तों, हिंदुस्तान का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो हिंदुस्तानी ही है। पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। ये वाक्य किसने बोला है, एक बार आप कमेंट में जरूर बताना। आप भली भांति जानते हैं उनका नाम। और दोस्तों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, क्योंकि एफसीआरए बिल जब आया तो कितना अपोज देखने को मिला, कितना विरोध देखने को मिला, आप ये भली भांति जानते हैं। और अब ये विरोध अपनी चरम सीमा पर आ चुका है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं वो सारे पर्दे खोल दूंगा, जो लोग इसका अपोज कर रहे हैं ना, उनके सारे पर्दे खोलने वाला हूं। आज ये वीडियो आप उस हर एक व्यक्ति के साथ शेयर करना जो अपने देश से प्रेम करता है। दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और स्वागत करता हूं आप सभी का महेशन एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बगल में वो ज्वाइन का बटन आ रहा है उसको भी जरूर दबाना। हम वहां पे आपके लिए एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको देते हैं। वहां पे देखिए, एफसीआरए अमेंडमेंट बिल। दोस्तों, ये जब आया ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बहुत सारा मामला स्टार्ट हो गया कि सरकार जो है इतनी जल्दी क्यों कर रही है। बहुत सारे लोग अपोज करने के लिए आ गए, राइट्स होने लगे, दंगे होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे इसके ऊपर कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। पार्लियामेंट में लोग जो है बोलने लगे कि जो है ये हमारे खिलाफ है, ये देश विरोधी है, ऐसा वैसा बहुत तरीके की बातें होने लगी। और ये देश के अंदर के लोग ही कर रहे थे, देश के बाहर वाले लोग तो अब आए हैं। दोस्तों, देश के अंदर के लोगों ने पहले बोलना स्टार्ट किया इसके विरोध में कि भाई ये एफसीआरए नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी दाल रोटी नहीं गलेगी। और ये जितने भी ऑपोजिशन वाले लोग हैं ना, ये वही देश तोड़ो वाले लोग हैं जो इन्हीं फॉरेन फंडिंग से क्या करते थे, हमारे देश को तोड़ने का काम करते थे। और जैसे ही ये एफसीआरए बिल आया ना इनके सामने, इनकी हालत खराब हो गई, पैर कांपने लगे इनके कि भाई अब क्या करेंगे। ये पहले ही इन्होंने हमारी दाल रोटी बंद कर रखी है, अब जो है हमें कुछ मिल रहा था, अब जो है वो भी नहीं मिलेगा फॉरेन से फंडिंग की, हम इस देश को जो है बर्बाद कर दें। हम जानते हैं किस तरीके से ये देश को बर्बाद करते हैं, किस तरीके से फंडिंग करते हैं, और हमारे ही लोगों को किस तरीके से भड़काया जाता है पैसे दे दे के, किस तरीके से ये बुलाते हैं प्रोटेस्ट के अंदर, और किस तरीके से लोगों को भड़काया जाता है। ये आप भली भांति समझते हैं इस बात को, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूं। देखिए, बहुत सारी बातें करने के लिए है। कुछ टाइम पहले प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, प्रोटेस्ट आप जानते हैं, जंतर मंतर के ऊपर ये भारी भीड़ देखने को मिली थी। इसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आए थे। दोस्तों, बहुत सारी गालियां दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी का ये बड़प्पन है कि उन्होंने किसी के ऊपर एफआईआर नहीं करवाई है, कोई यहां पे कार्रवाई देखने को नहीं मिली उनके ऊपर। उन्होंने बच्चा समझकर लोगों को जो है, वहां के जो भी बच्चे थे, लोग थे, असामाजिक तत्व थे, उनको माफ कर दिया। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का बड़प्पन है। और लोग फिर भी ये कह रहे हैं कि जो भारत में हमारा रहना मुश्किल हो गया है, भारत में तानाशाही आ चुकी है। तानाशाही अभी आपने देखी नहीं है, उन्होंने अभी तानाशाही देखी नहीं है। तानाशाही क्या होती है, तानाशाही यहां चल रही है चीन में। एक बार चीन में जाके प्रोटेस्ट करके दिखा दो मेरे को, पता चल जाएगा कि किस तरीके से होता है प्रोटेस्ट और किस तरीके से कार्रवाई की जाती है। गोलियों से भून देंगे। ये जो है चाइना में होता है। और यहां पे पाकिस्तान की तो आपने देख ही ली होगी बात। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है पीओके में, कितने लोगों को मारा पाकिस्तानी रेंजर्स ने। यहां पे 100-150 लाशें तो ऐसे पड़ी हुई हैं, 100-150 लाशें तो अभी गिनी है वहां पे लोगों ने। प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे। वहां है डिक्टेटरशिप, यहां नहीं है। यहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने माफी दे दी, इतना जो है काम किया। ये असामाजिक तत्व जिसने पुलिस पर कितने जो है लाठियां बरसाई, यहां पे मारा, लेकिन फिर भी जो है सरकार ने कहा कि बच्चे हैं ये, कोई बात नहीं, छोड़ दो इन्हें, भविष्य है हमारा। ये चीजें जो है हमारा यूथ आज भी नहीं समझता है, अभी भी नहीं समझ पा रहा है। और जो है देश विरोधी जो ताकतें हैं वो अभी भी इनको भड़का रही हैं। और पैसे दे दे के बुलाया जा रहा था उस टाइम पे, उस टाइम पे भी पैसे देके बुलाया जा रहा था, और अभी भी बहुत जगहों पर ये चीजें चलती हैं। और इसी फॉरेन फंडिंग को रोकने की बात हुई थी एफसीआरए में, और इसी बात पे ये सारे जो है बिल से बाहर निकलकर विरोध करने लगे। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जितने भी पार्टियां हैं ऑपोजिशन में, सबने इस पे हाथ खड़े किए कि भाई जो है ये बहुत गलत है, क्योंकि इनकी फॉरेन फंडिंग आ रही है बॉस। यहां पे इनकी बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आ रही है, बाहर से लोग सपोर्ट आ रहा है, डीप स्टेट इनको सपोर्ट कर रहा है कि भाई जो है आप क्या करके सरकार गिराइए यहां पे, क्योंकि हम यहां पे किसी देशभक्त को सरकार में नहीं रहने देंगे। ये सीधी बात है। और ये चाहता है यूएसए, ये चाहता है चाइना कि हम यहां पे ऐसी सरकार नहीं बनने देंगे जो अपने देश के लिए काम करता है, जो हिंदुओं के लिए काम करता है। वहां पे ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए। यहां पे हम कराएंगे दंगे, है ना, बढ़ने नहीं देंगे इनको आगे। ये सारी चीजें वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन यूनियन, सारी चीजें, और इनकी जो है हम आंखों में खटकते हैं इनके, है ना, हम जो है खटक रहे हैं हम लोग कि भाई हम लोग जो है इतना आगे कैसे बढ़ गए। आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको। ये जो फॉरेन फंडिंग जो है इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे ये पिलपिलाकर बाहर निकले हुए हैं। देखिए, ये जो है देश के अंदर के लोगों की तो मैंने आपको बात बताई थी, किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है और क्यों ये बिल लाया जा रहा है। यहां पर ये देख लीजिए, बाहर के लोग भी क्या कर रहे हैं, इसका अपोज कर रहे हैं। और बाहर कौन है, यूएसए।
यूएसए करेगा अपोज, और कौन करेगा? चाइना करेगा अपोज, और तीसरा कौन है भाई? यही तो है हमारे से जलने वाले लोग। और कुछ लोग अपने ही घर के लोग, मैं बोलता हूं ना कि जो है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे अंदर ही बैठा है, भारत के अंदर ही बैठा है हमारा दुश्मन। तो जो हमारे ही लोग हैं वो ये कहते हैं कि हम यूएसए के दबाव में आ जाते हैं जी। देख लो क्या कह रहा है यूएसए, कह रहे हैं अमेरिका हैज ऑलवेज बीन अ क्रिश्चियन नेशन। आप ये मानते हो क्या? अमेरिका क्रिश्चियन नेशन था क्या? कब था भाई? मेरे को भी बता दे भाई, कब था अमेरिका क्रिश्चियन नेशन? इनको कोई अलग ही इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और वही इतिहास जो है ना, ये हम पर थोपने का काम करते हैं। और जब हम अपना इतिहास बनाते हैं, अपना इतिहास पढ़ाते हैं स्कूलों में, तो इन्हें दर्द होने लगता है इनके पेट में कि भाई ये जो है गलत काम हो रहा है यहाँ पे। आप इससे भली भांति जानते हैं इस चीज को कि भाई हम किस तरीके से, अगर हिस्ट्री की बुक जो है हम अपना इतिहास पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो किस तरह इनकी जलने लग जाती है। चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो, चाहे वो मैं बताता हूं अपने ही घर के लोग जो है वो क्या करते हैं, आग लगाने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस एफसीआरए बिल को लाया जाना चाहिए। आप इस बात पर कमेंट जरूर करना। यहाँ पे देखिए क्या क्या कमेंट किया, यहाँ पे देखिए क्या ट्वीट किया है। क्रिश्चियन हैव बीन इंडिया सिंस सेंट थॉमस। कह रहा है मालाबार कोस्ट से हम आए थे यहाँ पे, सेंट जो है बहुत सारे यहाँ पे क्रिश्चियन रहते थे, और ये जो है बिल जो क्या है वो क्रिश्चियन के खिलाफ है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी बातें की गई यहाँ पे कि भाई आपका और हमारा रिलेशन खत्म हो जाएगा, यूएस और इंडिया का रिलेशन खत्म हो जाएगा, खतरे में आ जाएगा अगर आप ये बिल लेकर आते हो तो। दोस्तों बहुत सारी बातें, जो बहुत सारी धमकियां पहले भी दे चुका है यूएस, और सबको हमने देख लिया है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी तत्पर है कि वो सारी चीजों को नाकाम कर देती हैं, और हमारी डिप्लोमेसी इस लेवल पर है कि वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। इनकी ये सोचते रह जाते हैं, चाहे इनको टैरिफ लगाना हो, चाहे इनको सैंक्शंस लगाना हो, जो करना हो ये कर ले, लेकिन हम जो है ये बिल लेकर आकर रहेंगे। ये जो एक्ट जो है ये कानून आकर रहेगा, और ये क्यों आना चाहिए ये आपको आज इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को एफसीआरए में डाउट भी होगा ना किसी भी तरीके का कि ये क्या है, आज आपको इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ये जो है फिलहाल ये जो है यूएस की तरफ से ये सारे ट्वीट्स आ रहे हैं, यूएस दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि आप जो है क्या करिए, इस बिल को वापस ले लीजिए। सोचो इस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, फॉरेन मीडिया जो है प्रेशर बना रही है भारत के ऊपर, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी मानने वाले नहीं है, हमारे अमित शाह जी मानने वाले नहीं है। डिफेंस हमें तगड़ा करना है, हमें नेशनल सिक्योरिटी को और मजबूत करना है, इसलिए इस बिल को लाया जा रहा है। और हमारे ही देश के कुछ लोग जो है ये इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों। यहां पे और भी चीजें हैं बताने के लिए, देखिए आपको बताता हूं। ये मार्को रूबियो है, ये मार्को रूबियो है, कुछ दिन पहले आया था, ये कोलकाता में आया था, कह रहा था कि क्रिश्चियन के खिलाफ है ये बिल, ये हो गया वो हो गया, रो रहा था ये, है ना, कुल मिलाकर ये रो रहा था। यूएस के लॉ मेकर्स ने इसका अपोज किया, है ना, बाहर बहुत सारा अपोज देखने को मिला, और अंदर भी स्टेलिन हो गए, ये जितने भी असम में जो है वहां पे प्रोटेस्ट हुआ, वहां पे ब्लैक डे मनाया गया। सोचो इतनी सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी हमारी सरकार अड़ी हुई है कि हम ये बिल लेकर आएंगे, ये कानून हम बनाकर रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जी कि किस तरीके से यहाँ पे चीजें देश तोड़ो वाली चीजें चलती हैं, किस तरीके से ये देश को तोड़ने का काम करते हैं, अंदर ही फूट डालते हैं, पैसे दे देकर लोगों को बुलाया जाता है और दंगे भड़काए जाते हैं। ये सारी चीजें भली भांति सरकार समझती है दोस्तों, ये सारी चीजें समझती है, और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को समझते हैं। इसलिए इस बिल को लाना कितना ज्यादा जरूरी है ये सरकार बहुत अच्छी तरीके से समझती है, और इस बिल को बिल्कुल लाया जाना चाहिए। ये देखिए चाइना भी इसका कितना अपोज कर रहा था, और बांग्लादेश तो कितने टाइम से हमें आंखें दिखा रहा है, पिछले 2 साल से जब से वहां पे गवर्नमेंट जो है इधर उधर हुआ है, वहां पे देखिए किस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे थे, कह रहे थे हम नॉर्थ ईस्ट को पूरे कब्जे में ले लेंगे जी। सोचो इस तरीके से ये बातें चलाई जाती है, इस तरीके से नैरेटिव बुना जाता है यहाँ पे। इस तरीके से नैरेटिव अगर बुन रहे हो आप, और इस तरीके से अगर आप फॉरेन फंडिंग होती है नॉर्थ ईस्ट में, तो सोचो किस तरीके की यहाँ पे चीजें बदली जा सकती हैं। समझ रहे हो, ये बातों को आप समझो। ये जो चीजें हैं, ये मैप जो है ये मैंने नहीं बनाया है, ये बांग्लादेशियों ने बनाया है कि हम जो है ऐसा वैसा कर देंगे। सोचो ये बना देंगे, ये है ना, इसकी बात ये कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, ये कि डायरेक्टली अटैक थोड़ी कर देंगे, इतनी तो इनकी औकात नहीं है कि ये डायरेक्टली अटैक कर दे, क्योंकि हमारी आर्मी खड़ी है वहां पे, है ना, मार मार के इनका भूत बना देगी। तो यहां पे ये काम तो ये नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको बताया दूसरा वाला तरीका, है ना, अगर आप हमारे मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता है कि दूसरा वाला तरीका क्या है। ये दूसरा वाला तरीका वही है, फॉरेन फंडिंग। फॉरेन फंडिंग करेंगे और यहां पे जो है लोगों को भड़काएंगे। यही दूसरे वाले तरीके, ये जो है फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए यहाँ पे कि जो देश विरोधी ताकतें हैं ना, वो हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए। ये डीप स्टेट जो काम कर रही है इंडिया के अंदर, वो कुछ ना कर पाए, पूरी तरीके से निस्तनाबूद हो जाए, इसके लिए ये बिल को लाया जा रहा है, और इस पर ही काम किया जा रहा है। ये बहुत टाइम से ये बातें चल रही थी, अभी से नहीं दोस्तों, ये बहुत 2-3 साल से ये बातें चल रही थी कि जो है और भी ज्यादा इसको जो है कड़क किया जाए, इस रूल जो है ये और भी ज्यादा सख्त बनाया जाए इसको। तो यहां पे ये बातें तो चली रही थी, जब हम जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश पे यूएस का किस तरीके से इंफ्लुएंस है, लेकिन हमारे पास भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और वो बात करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं हमारे हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बात करते हैं कि भाई हमें जो है इस कानून को, इन्होंने नहीं लाया इस कानून को, और पूरी चीजें जो है इन्होंने ही बनाई है।
कि हमें किस तरीके से ये काम करना है और किस तरीके से इस रूल को और भी ज्यादा सख्त बनाना है ताकि ये जो देश विरोधी ताकतें हैं वो कुछ ना बिगाड़ पाए भारत का। ये सीधा सीधा नेशनल सिक्योरिटी का मामला है दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। यहां पे देखिए ये किस तरीके से चाह रहे थे कि हम बांग्लादेश से यहां पे बंगाल की तरफ घुसे, इधर नॉर्थ ईस्ट में घुसे, ये चारों तरफ जो है रोहिंग्या मुसलमान जो है अंदर जाने की कोशिश करते हैं भारत में हमेशा। बांग्लादेशी जो है हमेशा जाने की कोशिश करते हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अब जो है वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बदल गई, तो जैसे ही सरकार बदली ना वैसे ही जो है ये उलपुला के निकले बाहर, बिल से बाहर निकले भाई कि अब क्या करेंगे भाई, अब ये तो सरकार बदल गई, अब तो ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे यहाँ पे, है ना, समझ गया ना। पहले तो ये आ जा सकते थे ना बंगाल में, आराम से घूम सकते थे, ये बांग्लादेश से बंगाल में चले जाते थे, बंगाल से बांग्लादेश में चले जाते थे। लेकिन अब जो है इनका फ्री मूवमेंट जो है ना वो रुक गया, और जैसे ही रुका ना फिर उसके बाद चीजें बदलनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है उसी के बाद जो है एफसीआरए की बात हुई, एफसीआरए की बात हुई कि जो है हमें और भी कानूनों को, इस कानून को सख्त करना पड़ेगा। ये दोस्तों बहुत पुराना कानून है, 1976 का कानून है एफसीआरए, अभी थोड़ी आया है ये, लेकिन इसको और भी ज्यादा सख्त इसलिए बनाया जा रहा है ताकि ये जो घुस घुस के फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं ना, ये बाहर से जो है देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं वो काम जो है बंद किया जा सके। और इसीलिए जो है हमारे मोदी जी इस पर काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन उतने ही तेजी से इसका विरोध भी किया जा रहा है दोस्तों। अपने ही भारत में, चाहे बाहर हो, चाइना हो, यूएसए हो, बहुत तरीके से यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। हम जानते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हमारे जो है वहां पे हिंदू जो रह रहे हैं, हमारे हिंदू भाई जो रह रहे हैं, उनके साथ किस तरीके से अत्याचार किया जाता है, इससे हम भली भांति परिचित हैं भाई। हमें पता है कि किस तरीके से वहां पे जो है मारा जाता है हिंदुओं को, बांग्लादेशी हिंदुओं को। तो वहां पे हम सारी चीजें समझते हैं, इसलिए जो है ये कानून को लाना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आप इस बात को समझिए। यहां पे देखिए अभी कुछ टाइम पहले आपको एक बात बताता हूं, कुछ टाइम ये मैं इसलिए बता रहा हूं आप सभी को कि एफसीआरए कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर ये सारी चीजें भारत के पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों में ये सारी चीजें अगर चल रही हैं तो एफसीआरए कितना जरूरी है। देखिए नेपाल में, यहां पे देखिए नेपाल के यहाँ पे ईस्टर्न और साउदर्न इलाके में यहाँ पे किस तरीके से कॉम्युनल राइट्स हुए, बहुत वायलेंस हुआ हिंदू और मुसलमानों के बीच में। यहाँ पे चलो हिंदू तो रहते हैं, ये मुसलमान है नेपाल में कैसे पहुंच गए, इसका कारण क्या आप कमेंट में मुझे बताओगे कि ये जो है मुसलमान नेपाल के अंदर कैसे पहुंच गए इतने सारे, इतने बड़े अमाउंट में, और ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल में। और यहाँ का जो बॉर्डर है वो किससे सटा है, यूपी से सटा है। अब यूपी में तो ये घुस नहीं पाएंगे क्योंकि ये घुसेंगे तो बुलडोजर चलेगा, सीधा सिंपल बात है कि यहां पे तो ये घुस नहीं पाएंगे, ये बिहार की तरफ से आने की कोशिश जरूर करेंगे ये मुसलमान। नेपाल में अभी कम्युनल राइट्स चल रहे हैं और यहां पे ये चाहते हैं कि भारत के अंदर भी ये दंगे जो है, दंगे जो कर रहे हैं नेपाल के अंदर, वो दंगे भारत के अंदर भी हो। लेकिन ये काम जो है ना ये सफल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यही सारी चीजें लाने की कोशिश कर रहे हैं बिल, और इसी चीज को हमारे ही देश के लोग अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे 3 जो है हिंदुओं को मार दिया गया था, है ना, कम्युनल राइट्स में 3 हिंदुओं को मार दिया गया था और उनको शहीद घोषित किया गया सरकार द्वारा। तो यहां पे देखिए किस तरीके से हमारे जो देश है उसके जो है पड़ोसी राज्य देशों में किस तरीके से ये क्रिएट किया जा रहा है कि भाई जो है इसको जो है इन्फ्लुएंस किया जाए, इसमें भारत को भी इन्फ्लुएंस किया जाए। और ये सारी चीजें कौन कर रहा है, ये सारी चीजें बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं, यूएस हो गया, चाइना हो गया, ये सारी चीजें यही कर रहे हैं। चाहते हैं कि भारत जो है उस जो तेजी से आगे बढ़ रहा है उस तेजी से आगे ना बढ़े, उसकी ग्रोथ को रोका जा सके, क्योंकि हम इनके आंखों में खटक रहे हैं भाई। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अब हमारी इंटेलिजेंस जो है इसमें बहुत काम करती है। उसने देखा कि भाई नेपाल में इस तरीके से कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, कहीं हमारे देश में ना घुस जाए, तो क्या किया गया, इंडिया नेपाल बॉर्डर को और ज्यादा टाइट कर दिया, सिक्योरिटी और बढ़ा दी, है ना। जो बिहार से बॉर्डर लगता है नेपाल का, उस सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई, सिक्योरिटी बढ़ाई गई। इसकी वजह से जो है अब जो है हमारे भारत में ये नहीं घुस सकते। नहीं तो इनका तो मंसूबा ही यही था कि भारत के अंदर घुस के यहाँ पे भी राइट्स करवाते हैं, बिहार के अंदर भी राइट्स करवाएंगे, यूपी के अंदर भी राइट्स करवाएंगे, और यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिएट कर देंगे कम्युनल वायलेंस। और ये जैसे ही कम्युनल वायलेंस बढ़ेगा यहाँ पे भारत जो है नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, भारत घुटनों पर आ जाएगा। ये तरीका है इनका, इस तरीके से ये काम करते हैं दोस्तों, आप समझिए, बातों को समझिए। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस, हमारे एनएसए हमेशा इस बात को समझते हैं, और ये जो है उन्होंने बहुत चीजें इनडायरेक्टली हमें आगाह किया है बहुत बार कि जो है हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है, इसलिए फॉरेन जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर जो है काम करने की कोशिश कर रही हैं, किस तरीके से हमें बरगलाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए एफसीआरए लाना जरूरी है, इसीलिए यह बिल लाना जरूरी है दोस्तों। और भी चीजें आपको बताता हूं। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल के बारे में है क्या। ये बिल ये फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए है, फॉरेन फंडिंग जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको रोकने के लिए है। ये बात जो है बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन सी तरह की फॉरेन फंडिंग को रोकेगा। ठीक है, इसका काम क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इसका नाम है। ये अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, क्योंकि ये 1976 में आया था। एफसीआरए इनएक्ट रेगुलेट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यहां पहले इंदिरा गांधी के टाइम में आया था और फिर धीरे 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 इसको अमेंड किया गया 2011, 2010 और 11 में जब इसको अमेंड किया गया ना, तो होता क्या था आपको बताता हूं। जैसे ये मान लो एनजीओ ए है, ये मान लो एनजीओ ए है,
ये एनजीओ ए है और इसको मिला 100 करोड़। मान लो इसको 100 करोड़ मिल गया। अब ए को मिला, ये क्या करता था ना, ये बी सी डी छोटे छोटे एमजीओ को दे देता था। ये बी सी डी को दे दिया। अब इसका डाटा ही सरकार के पास नहीं होता था कि भाई इनको कितने कितने करोड़ मिले हैं और ये क्या कर क्या रहे हैं इस पैसों का। इसने तो एजुकेशन के नाम पे उठा लिया, मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे उठा लिया कि हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एजुकेशन देंगे, स्कूल खोलेंगे, ये सारी चीजों के नाम पे उठाया। लेकिन इसके बाद जो इसने बांटे, ये जो 100 करोड़ जो बांटे हैं, इसका तो कोई डाटा ही नहीं था सरकार के पास। इसी डाटा पर आप काम कर रही है सरकार की, भाई ये डाटा दो हमें, हम ये डाटा दो कि ये पैसे जो है एनजीओ ए को किसने दिए और उसको ये पैसे कहां से मिले। ये सारे डाटा दोगे आप तभी तो सरकार को मालूम पड़ेगा कि भाई ये फॉरेन फंडिंग देश विरोधी नहीं है या फिर है। ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी ना। फॉरेन फंडिंग को रोकने के लिए ये थोड़ी किया जा रहा है, फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए किया जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग जो आ रही है वो हमें देश के डेवलपमेंट के लिए हो, ना कि देश को तोड़ने के लिए। ये सारी चीजें जो है लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं इसका क्रक्स क्या है। और भी बहुत सारे मिथ हैं इसके ऊपर। ये जो है रिस्ट्रिक्ट फॉरेन फंडिंग्स, जो कि हमारे कंट्री के लिए थ्रेट है, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, इस पे जो है ये बिल जो है लाया गया। ट्रांसपेरेंसी जो है बनी रहनी चाहिए। हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए किसी भी देश में। वहां पे गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में पारदर्शिता बनी रहती है। देखिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बड़ी रहनी चाहिए। सोवरेनिटी जो है देश की वो जो है छीण नहीं होनी चाहिए, संप्रभुता छीण नहीं होनी चाहिए, है ना। और यहाँ पे देखिए इनेबलिंग जेन्युइन वर्क, यहाँ पे जो फॉरेन फंडिंग मिल रही है वो अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल हो, ना कि देश को तोड़ने के लिए। और पब्लिक कॉन्फिडेंस भी इससे बढ़ेगा। पब्लिक को भी पता रहेगा कि हाँ भाई जो फॉरेन फंडिंग हमारे लिए आ रही है वो ठीक काम में जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है, ना कि जो है देश को तोड़ने में, है ना, समझ रहे हो, ना कि जो है आतंकवाद बढ़ाने में। आतंकवाद को भी तो फॉरेन फंडिंग जो है सपोर्ट करता है। इस बात को आप समझिए। यहाँ पे और भी चीजें हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं यहाँ पे कि फॉरेन जो है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से एफसीआरए बैन्स एनजीओ, बिल्कुल गलत बात है कि ये सारे एनजीओ को बंद कर देगा। वो एनजीओ जो ठीक काम कर रहे हैं उनको जो है चलने दो, क्या दिक्कत है। ये रेगुलेट करेगा, ये लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। इंडिया इज एन आउटलायर रेगुलेटिंग फॉरेन फंडिंग्स, नहीं, ये चीजें बहुत गलत है। लोग जो है इसके बारे में जो है उल्टा लोगों को जो है गलत नैरेटिव दिया जा रहा है कि जो है क्या कर रहा है इंडिया, जो है सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, गवर्नमेंट सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ देखना चाहती है कि क्या ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, क्या ये आतंकवाद फैला रहा है, क्या ये हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहा है। बस इसी चीजों करके ऊपर जो है ये लाया गया है। लेकिन बहुत सारे मिथ्स जो है बना दिए गए हैं एफसीआर के लिए, बहुत सारे जो है मिथ्स बनाए हैं और ये मिथ्स जो है ऑपोजिशन लेकर आई है। ये सारे चीजें जो है ऑपोजिशन जो है बरगलाने का काम कर रही है, भड़काने का काम कर रही है हमारे ही लोगों को, कि अंदर ही अंदर जो है ये भड़क कर और दंगे बनाए और यहाँ पे जो है सरकार के साथ जो है अनबन हो भारतीयों की और सरकार गिर जाए। ये सिर्फ यही चीजें चाहते ही हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 5 अगस्त है दोस्तों। अगर आपको याद ना हो तो 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हटाया गया था, धारा 370 कश्मीर से हटा दिया गया। और ये आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत बड़ा है। ये हमारे भारत इतिहास के लिए बहुत एक स्वर्णिम दिन है। और दोस्तों ये ट्वीट आप एक बार देखिए, उमर अब्दुल्ला जो कि है चीफ मिनिस्टर है जम्मू कश्मीर का, यहां पे देखिए मार्क माई वर्ड्स कह रहा है, मार्क माई वर्ड्स, सेव दिस ट्वीट लॉन्ग आफ्टर मोदी गवर्नमेंट इज डिस्टेंट मेमोरी आइदर जेएनके जम्मू कश्मीर वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। देखो क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर इज वॉन्ट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट नहीं है और जो है आर्टिकल 370 को तुम नहीं हटा पाओगे। दोस्तों हटा दिया कब का, है ना, ये कह रहा था ये कब का है, देख लो 27 मई 2014 का है। सोचो इतना पहले जो है इसने ट्वीट किया और इसके बाद जो है हमने हटा दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, देख लीजिए आर्टिकल 370 को हटाया गया। उसके बाद आज ही के दिन दोस्तों हटाया गया था। और पहले जो है क्या होता था, पहले जो है स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था जेएनके को कि भाई ये जो है अलग स्टेट एक तरीके से माना जाएगा। इसको अलाउ स्टेट असेंबली टू मेक इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका अलग एक तरीके से संविधान बनाया गया था। यहाँ पे देखिए सेपरेट सेट्स ऑफ लॉ फॉर स्टेट रेजिडेंस सच एज सिटीजनशिप, है ना, सिटीजनशिप फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट परचेज एनी लैंड प्रॉपर्टी इन द स्टेट। पहले जो है कोई भी अदर स्टेट का, मान लो कि कोई बिहार का है तो वो जो है जम्मू कश्मीर में जाके लैंड परचेज नहीं कर पाता। लेकिन इन सारी चीजों को तोड़ा हमारे अमित शाह जी ने। और इन सारी चीजों के मास्टरमाइंड जो थे वो अमित शाह जी थे। उन्होंने इस बिल को जो है धारा 370 है इसको जो है पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर दिया और जो है हमारे भारत का एक तरीके से अभिन्न अंग बना जो है जम्मू कश्मीर। पहले भी था लेकिन बहुत सारे वहां पे जो है राइट्स होते थे, बहुत सारे दंगे भड़काए जाते थे, किस तरीके से हमारी आर्मी को वहां पे पत्थर मारा जाता था। आप भली बात ही परिचित है उस चीजों से, हम भूले नहीं है वो सारी चीजें और ना ही भूलेंगे। ये सारी चीजें हमें याद रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए आपको। ये देखिए कुछ टाइम पहले क्या हुआ था ना, पीओके में दंगा हुआ था, है ना, पीओके में दंगा हुआ था जब पाकिस्तानी रेंजर्स ने 100-150 लोगों को मार गिराया था। अभी तो ये 100-150 गिनती वाली लाशें हैं। यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स जो है, न्यूयॉर्क टाइम्स जो यूएसए का है ना, उसने कहा, क्या कहा, क्लैशेस इरप्ट इन पाकिस्तानी कश्मीर एज वोटिंग लोकल रीजन। कह रहा है कि पाकिस्तानी कश्मीर
इस पर हमारे भारतीयों ने बोला है ना, वहां के जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने बोला सीधा, देयर इज नो पाकिस्तानी कश्मीर, ओनली पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, द एम्बेसी सेड। वहां की एम्बेसी ने सीधा जवाब दिया कि आपने जो ये लिखा है ना, आप जो ये नैरेटिव बुनने का प्रयास कर रहे हो कि हाँ भाई पाकिस्तान का ये कश्मीर है, ये पाकिस्तान का कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलो, ये POK है ये, ना कि पाकिस्तान का कश्मीर है। ये चीजें हमें भी पता होनी चाहिए। और जो दोस्तों इस तरीके से नैरेटिव बुना जाता है कि ये पाकिस्तान का कश्मीर है, ये जो है इन्होंने ले रखा है, समझो इस तरीके से जो मन में बिठा दिया जाएगा, फिर साल दर साल जो है चीजें जो है मन में बैठती रहेंगी। ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, सीधा बोला, जवाब दिया। और लोग बोलते हैं ना कि हम जो है यूएस से डरते हैं, जो है हमारे प्रधानमंत्री जी यूएस से डरते हैं, यूएस के सैंक्शन से डरते हैं, यूएस के जो है टैरिफ से डर जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। ऐसा होता तो ये सारी चीजें होती क्या? हम जो है आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं यूएस से और सीधा बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ गलत किया है तो हम सामने बोलेंगे भाई, डरना किससे है? होगे तुम कहीं के जो है आका। हम जो है अब विश्व गुरु बनने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना, और मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।